तो हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ठीक है, तो एम्बोलिज्म क्या होता है? पल्मोनरी का मतलब समझ रहे हो, लंग्स। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड है। ये एक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एम्बोलिज्म क्या होती है कि कुछ ऐसा चीज़ जो कि एयर फ्लो को रोके। ठीक है, एयर फ्लो को, ब्लड फ्लो को रोके। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में कुछ ऐसा चीज़ मतलब हो जाए, क्लॉट हो जाए या फिर फैट, एयर, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मतलब रुकावट, ब्लॉकेज हो जाए कि जो कि वो पल्मोनरी आर्टरी का जो फ्लो है उसको रोके। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में या फिर उसके किसी ब्रांचेज में। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया, उसके बहुत सारे ब्रांचेज हो गए, तो या तो पल्मोनरी आर्टरी में हो जाए ब्लॉकेज या फिर उसके किसी भी ब्रांचेज में। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी तो जानती हो क्या करता है? ये पल्मोनरी आर्टरी जो है हार्ट से जुड़ा हुआ होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स तक, हार्ट से लेके लंग्स तक। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी जो है, ये क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके जाएगा? हार्ट टू लंग्स। ठीक है, हार्ट टू ये लंग्स लेके जाता है, हार्ट से ये लंग्स में लेके जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये नहीं पहुंच पाएगा लंग्स तक, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर इसका मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। वहाँ पे लंग्स में जो एल्वेलाई है वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, हार्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा कहीं ना कहीं, और लंग्स पे भी प्रेशर पड़ेगा इसका। ठीक है, तो एम्बोलस होता क्या है? ठीक है, सबसे फर्स्ट है कि एम्बोलिज्म हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? ठीक है, हम एम्बोलिज्म में पढ़ रहे हैं, तो एम्बोलस होता क्या है? या तो वो ब्लड क्लॉट हो सकता है। अब ब्लड क्लॉट कैसे हो सकता है? फैट हो सकता है, एयर हो सकता है, या एम्यूनेटिक फ्लूइड हो सकती है, या फिर फॉरेन बॉडी होगी। तो अब इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ अनवांटेड चीज़ चले जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, कोई इंजरी हो गई वेसल्स वगैरह में, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, कहीं से फैट का डिपोजिशन होने लगा, या फिर हम लोग नीडल्स वगैरह यूज करते हैं, वहाँ से हमारे बॉडी में एयर चला गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या करती है, कहीं ना कहीं जाके पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, डेट कैरिड बाई ब्लड फ्रॉम 1.2, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पल्मोनरी आर्टरी में वहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हुई है। ब्लड क्लॉटिंग कहीं भी बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकती है, फैट डिपोजिशन कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो बाई ब्लड वो फ्लो करके पल्मोनरी आर्टरी तक आता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है। जैसे मान लेते बहुत लंबे समय तक कोई पेशेंट बेड रिडेन रहता है, तो उसके पैर में, ठीक है, उसके लोअर लिम्ब में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है, वो क्लॉट फॉर्म हुआ उसके लोअर लिम्ब में। ठीक है, लेकिन वो आया कहाँ पे? ब्लॉक कहाँ किया? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो बाई ब्लड सर्कुलेशन वो पल्मोनरी आर्टरी में आ जाती है। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किनको ये चीज़ हो सकता है? वेनस स्टैटिस। स्टैटिस का मतलब क्या होता है कि स्लो डाउन। ठीक है, स्टैटिस का मतलब होता है रुक जाना या फिर स्लो डाउन हो जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वेनस स्टैटिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ब्लड फ्लो, वेन में जो है ब्लड फ्लो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। हाइपर कोगुलेबिलिटी, मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब कोगुलेशन हो रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी में कोगुलेशन जो पावर है, कोगुलेशन एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाए तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में क्या बनाने लगेंगे? क्लॉट बनाने लगेंगे। ठीक है, सीओपीडी पेशेंट है तो वो खुद एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज है, तो ये खुद ब खुद एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक में क्या होता है कि शुगर
मतलब बढ़ जाता है लेवल, तो कहीं ना कहीं ये फैट से रिलेटेड हमारी बॉडी में फैट का मतलब डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, कोई बंदा बहुत दिन से मतलब बेड रिडन है, ठीक है, कोई पेशेंट बहुत दिनों से बेड रिडन है, तो उसमें क्या होगा, वही डीवीटी हो जाएगा। डीवीटी हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखा कि डीवीटी मशीन रहती है, वो क्या करती है, पैर को मतलब मोबिलाइज करते रहती है, ठीक है, ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो, वेन थ्रोम्बोसिस ना हो, वेन में क्लॉटिंग ना हो। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, अगर कहीं भी क्लॉटिंग हो जाती है हमारे लंग्स से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड, तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये दोनों ऑर्गन से रिलेटेड है, ये हमारे हार्ट से भी रिलेटेड है, लंग से भी रिलेटेड है, ये दोनों को अफेक्ट कर रही है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अगर एम्बोलिज्म हो गया है, अगर सही से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, डिस्पीनिया हो जाएगा, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, सही से सांस नहीं ले पाएंगे, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। इसमें क्या हो रहा था कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा था, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं लेके जा रहा है लंग्स के पास, हार्ट से लंग्स के पास नहीं लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी कि जब ये हार्ट से लंग्स के पास नहीं लेके जाएगा, तो हार्ट पे कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास आ रहा है, लेकिन वो वहाँ से सप्लाई हो ही नहीं पा रहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब पूरे मतलब हार्ट पे वो पूरे हार्ट पे वो क्या प्रेशर करेगा, प्रेशर डालेगा, तो जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है। टेकीपीनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी चाहेगा कि कहीं ना कहीं वो नीड को, बॉडी की जो नीड है उसे फुलफिल करना चाहेगा, तो टेकीपीनिया, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसका टेकीकार्डिया भी हो सकता है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो सकता है, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। हेमेप्टाइसिस हो सकती है कि जो भी स्पूटम है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ब्लड इन कफ या फिर स्पूटम में कफ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अब मान लो कोई पेशेंट आया पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला, तो उसका क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पहले तो हिस्ट्री लेंगे, फर्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका हार्ट साउंड सुनेंगे, ठीक है, हार्ट साउंड सुनेंगे, लंग साउंड सुनेंगे, ठीक है, जो हम करते हैं ऑस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चेस्ट एक्सरे करा के देखेंगे कहाँ पे ब्लॉकेज हो रखा है, ठीक है, एंजियोग्राफी करा के देखेंगे, एंजियोग्राफी से हमें पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज कहाँ है। एंजियोग्राफी में डाई यूज होती है, फिर हम उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, तो फिर हमें वहाँ से पता चल जाएगी कि एंजियोग्राफी में उसे कहाँ पे ब्लॉकेज है उसमें। फिर ईसीजी करा के देखेंगे प्रॉपर ब्रीदिंग चल रही है नहीं, क्या डिफ़िकल्टी है, क्या हार्ट बीट में कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी एनालिसिस क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ हम देखते हैं, PO2 देखते हैं, PCO2 देखते हैं, कार्बोनेट देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पीएच हमें पता चलती है इससे ब्लड का, तो ये सारी चीज़ें से हमें पता चल, जब एक्सचेंज ही नहीं होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमें इससे पता चल जाएगा कहीं ना कहीं एम्बोलिज्म या फिर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये एबनॉर्मल आएगा, अगर एम्बोलिज्म हुआ है तो ये एबनॉर्मल आएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इससे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी फेलुअर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें लंग्स हार्ट से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। अब इसकी मैनेजमेंट क्या कैसे करेंगे, तो फर्स्ट तो मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये किस किस वजह से हो रहा है, फैट के डिपोजिशन के वजह से, एयर की वजह से, कोई फॉरेन बॉडी आ गया उसकी वजह से, या फिर फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, वेन वगैरह में फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, वहाँ हो सकती है। एमनेटिक फ्लूइड आ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग होगी तो हम क्या देंगे, एंटीकोगुलेशन, ठीक है, हेपेरिन देंगे, ठीक है, क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। सर्जिकल मैनेज, इसमें सर्जिकल भी होती है, एम्बेलेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ से एम्बोलिज्म हुआ है उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है, ठीक है, इस नाम को याद रखना, एम्बेलेक्टॉमी, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो रिलीफ एंजाइटी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी तो पेशेंट को हम एंजाइटी उसको रिलीफ करेंगे, ठीक है।
फिर उसका प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये मोस्टली अगर सर्जरी हो रही है पेशेंट की अगर ये सर्जरी हो रही है तो उसको जो भी केयर पोस्ट ऑपरेटिव में देना रहेगा वो हम केयर देंगे। उसके पेन को रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक वगैरह दे सकते हैं, O2 एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन, अगर हम एंटीकोगुलेंट दे रहे हैं तो हम उसको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट इतना ज़्यादा बॉडी में हम दे देते हैं कि फिर बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर हम उसको दे रहे हैं एंटीकोगुलेंट तो हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी मॉनिटर करेंगे कि कहीं किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। तो आपको ये लेक्चर और नोट्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।